क्या भारत के सबसे कामयाब मिशन हमारे गौरव इसरो के अंदर कोई बड़ी साजिश चल रही है? क्या हमारे दुश्मनों के हाथ इतने लंबे हो गए हैं कि वो इसरो के सीक्रेट मिशन को फेल करवा सकें? जब सरहद पर तनाव चरम पर होता है, तभी हमारे सबसे जरूरी जासूसी सैटेलाइट क्यों आसमान में दम तोड़ देते हैं? जो रॉकेट 100 बार कामयाब हुआ, वो अचानक कैसे दगा दे गया? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी है या फिर कुछ और? क्या इसरो के कुछ लोग दुश्मन से मिल चुके हैं? क्या हमारे वैज्ञानिक खतरे में हैं? क्या चीन ने ही करवाया है इसरो का मिशन फेल? इसरो के सैटेलाइट से ठीक पहले चीन ने भारत की तरफ भेजा था जासूसी युद्धपोत। क्या चीन के इस युद्धपोत ने करवा डाला मिशन फेल? इसरो जिसकी कामयाबियों की कसम दुनिया खाती है, वो इसरो जिसने पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों की नींद उड़ा रखी है, आज उसी इसरो पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्या ये खतरा बाहर से है या फिर हमारे अपने ही घर में कोई दुश्मन छिपा बैठा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जब हमारे शूरवीरों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर चुन चुनकर हिसाब बराबर किया था, तब हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें हों, स्कैल्प या हैमर मिसाइलें हों, या फिर हमारे घातक ड्रोन्स और फाइटर जेट्स, सबने कैसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी से दुश्मनों के होश ठिकाने लगा दिए थे। ब्रह्मोस को सैकड़ों किलोमीटर दूर जो टारगेट दिया गया, मिसाइल ठीक उसी जगह जाकर गिरी, 1 मीटर भी इधर उधर नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो मिसाइलों की काबिलियत है, लेकिन आप गलत हैं। इसके पीछे काम कर रही थी इसरो की एक अनदेखी, एक अजेय शक्ति, हमारे नाविक के 12 सैटेलाइट और 10 खास मिलिट्री सैटेलाइट्स की फौज। ये अमेरिका के जीपीएस से भी ज्यादा सटीक और ताकतवर सर्विस दे रहे थे। मिसाइल को कहां जाना है, कैसे जाना है, ये सारा रास्ता हमारे यही सैटेलाइट दिखा रहे थे। और अब इसरो इसी ताकत को और बढ़ाने के लिए, दुश्मनों पर और पैनी नजर रखने के लिए एक और भयंकर, एक और क्रांतिकारी सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा था। लेकिन वो आसमान में कहीं खो गया, नाकाम हो गया। और बात सिर्फ इस एक नाकामी की नहीं है, बात है उस पैटर्न की, उस तरीके की जिस तरह से ये सब हो रहा है। इसरो ने हमेशा अपना बेस्ट दिया है, ये हम सब जानते हैं। हमारा चंद्रयान 2 जब नाकाम हुआ था तो इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और चंद्रयान 3 से इतिहास रच दिया, दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। लेकिन ये जो सैटेलाइट US-09, जिसे रीसैट 1B भी कहा जा रहा है, ये तो इसरो के लिए बाएं हाथ का खेल था। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि ये 100 पहला लॉन्च था। और इसे लॉन्च किया गया था PSLV रॉकेट से, जो दुनिया का सबसे भरोसेमंद, सबसे रिलायबल रॉकेट माना जाता है। लेकिन उसी रॉकेट का तीसरा चरण काम ही नहीं कर पाया। जिस टेक्नोलॉजी में इसरो की मास्टरी है, वहीं पर कुछ ऐसा हुआ है जो हजारों सवाल खड़े कर रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये ठीक उसी वक्त हुआ जब पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते हद से ज्यादा तनावपूर्ण हैं, जब सरहद पर हर पल एक चिंगारी भड़कने का डर है। और आज से कुछ साल पहले जब चीन ने गलवान में अपनी औकात दिखाई थी, तब भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था। तब भी सबसे घातक और ढांसू जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाते जाते रह गया था। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी साजिश? इन दोनों घटनाओं को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके तार सीधे सीधे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। सैटेलाइट लॉन्च से ठीक पहले चीन ने भेजा था भारत की ओर जासूसी पोत। क्या इसरो के इस मिशन से खौफ में था चीन? क्या चीन ने करवाया मिशन को फेल? इस मिशन को फेल करवाने में चीन का भी हाथ हो सकता है। चीन पहले ही भारत के द्वारा पाकिस्तान में उसके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने से बिफरा हुआ था। हो सकता है उसी ने इसरो के इस मिशन को फेल करवाया हो, क्योंकि इसरो के इस मिशन से ठीक पहले चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जल क्षेत्र के करीब अपना जासूसी जहाज भेजा था। इस जहाज का नाम द यांगी हाओ है। चीन इसे एक समुद्री सर्वेक्षण पोत करार देता है। हालांकि इसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। अमेरिका समेत कई देश इन जहाजों की हरकतों पर शक जता चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि चीन सर्वेक्षण जहाजों की मदद से दुश्मन देशों की जासूसी करता है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच चीनी जासूसी जहाज के भारतीय जल सीमा के करीब आने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चीन इस जहाज से मिले डेटा का इस्तेमाल अपनी नौसैनिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कर सकता है। तो वही ऐसा भी है कि चीन भारत के इस मिशन के फेल करवाने की साजिश रच सकता है, क्योंकि ये सैटेलाइट चीन और पाकिस्तान की सटीक निगरानी करने के लिए ही लॉन्च किया गया। पहले मैं आपको बताता हूँ US-03 यानी GISAT-1 की असली कहानी। ये वो सैटेलाइट था जो भारत की सीमाओं की रियल टाइम इमेजिंग करने वाला था, यानी दुश्मन की हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखने वाला था। चीन के साथ जब लद्दाख में हमारा तनाव शुरू होने वाला था, उससे ठीक पहले 5 मार्च 2020 को इसे लॉन्च किया जाना था। लेकिन ऐन मौके पर लॉन्च रोक दिया गया। कहा गया कि तकनीकी कारण है, लेकिन अंदर की खबरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सैटेलाइट में कुछ ऐसी खास ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी थी जिससे अमेरिका को आपत्ति थी। कहा तो यह भी जाता है कि उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर सीधे PMO यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसरो को कॉल आया और लॉन्च टाल दिया गया। सोचिए, अगर वो सैटेलाइट उस वक्त लॉन्च हो जाता तो गलवान में चीन की हर चाल, हर साजिश हमारी नजरों के सामने होती। हम उनके हर कदम का पहले से ही अंदाजा लगा सकते थे। खैर, उस वक्त तो लॉन्च टल गया। फिर लगभग 1.5 साल बाद 12 अगस्त 2021 को जब देश इंतजार कर रहा था कि अब ये आसमानी आंख हमारी सरहदों की निगाहबानी करेगी, तब इसे GSLV रॉकेट से लॉन्च किया गया। लेकिन रॉकेट के आखिरी चरण क्रायोजेनिक स्टेज में लिक्विड हाइड्रोजन टैंक के प्रेशर में गड़बड़ी आ गई और इंजन ने ठीक से काम नहीं किया।
वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में ही कहीं खो गया। हमारी उम्मीदों के साथ इसरो ने अपनी जांच में कहा कि वेंट और रिलीफ वाल्व में लीक की वजह से ये हुआ, लेकिन सवाल जस के तस बने रहे। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या फिर किसी ने जानबूझकर इसे नाकाम किया? और अब जरा दिल थाम कर सुनिए US09 यानी RISAT-1B सैटेलाइट की कहानी। ये वो सैटेलाइट था जो हर मौसम में, दिन हो या रात, बादलों के पार भी दुश्मन की धरती पर झांकने की काबिलियत रखता था। एक ONL वेदर रडार इमेजिंग सैटेलाइट। पाकिस्तान के साथ मौजूदा तनाव को देखते हुए ये सैटेलाइट हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला था। अगर ये कामयाब हो जाता तो दुश्मन की हर छोटी बड़ी हरकत हमारी मुट्ठी में होती। लेकिन आज सुबह 18 मई 2025 को जब पूरा देश उम्मीद भरी नजरों से आसमान की ओर देख रहा था, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C60-1 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। लॉन्च के कुछ ही देर बाद खबर आई कि मिशन नाकाम हो गया। इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV का तीसरा चरण फेल हो गया और सैटेलाइट अपनी तय कक्षा, अपने ऑर्बिट तक पहुंच ही नहीं पाया। अब आप कहेंगे कि मशीनें हैं, रॉकेट हैं, कभी कभी फेल हो जाते हैं, लेकिन जरा गौर कीजिए, PSLV रॉकेट इसरो का वो बाहुबली है जिसने अब तक अपने 63 मिशनों में से सिर्फ 2 बार ही नाकामी का मुंह देखा था इस ताजा घटना से पहले। और उन 2 में से भी एक बार तो रॉकेट की गलती नहीं थी, बल्कि सैटेलाइट की हीट शील्ड ही वक्त पर नहीं हटी थी। पहली बार PSLV Day 1 रॉकेट 20 सितंबर 1993 को अपने पहले ही लॉन्च में IRS-1E सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित नहीं कर पाया था। तब दूसरे और तीसरे चरण के बीच दिशा भटकने की समस्या हुई थी और सैटेलाइट समंदर में जा गिरा था। दूसरी बार 31 अगस्त 2017 को PSLV-C39 रॉकेट को हमारे अपने नेविगेशन सिस्टम नाविक का IRNSS-1H सैटेलाइट लॉन्च करना था, लेकिन हीट शील्ड अलग नहीं हुई और सैटेलाइट कक्षा तक नहीं पहुंच सका। सोचिए, इतने शानदार रिकॉर्ड वाले रॉकेट का तीसरा चरण, जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण और आजमाया हुआ हिस्सा है, वो अचानक कैसे फेल हो गया? दोस्तों, ये सिर्फ तकनीकी खराबी का मामला नहीं लगता, इसके पीछे किसी गहरी साजिश की बू आ रही है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि इसरो के स्पेस प्रोग्राम्स में साजिश करने की, सेंधमारी करने की कोशिशें पहले भी हुई हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को खरीदने की, उन्हें लालच देकर भारत की टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिशें कई बार हो चुकी हैं। आपको 1994 का वो काला अध्याय तो याद ही होगा, जब इसरो के महान वैज्ञानिक नंबी नारायणन साहब को जासूसी के झूठे आरोपों में फंसा दिया गया था। उन्हें टार्चर किया गया, उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई। बाद में CBI की जांच में ये साफ हो गया कि वो पूरी तरह बेकसूर थे और ये पूरा मामला केरल पुलिस के एक अफसर ने अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए गढ़ा था। लेकिन तब तक भारत के क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम को सालों पीछे धकेल दिया गया था। क्या ये सिर्फ एक पुलिस अफसर की करतूत थी या इसके पीछे भी कोई विदेशी हाथ था जो भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता था? इतना ही नहीं, हमारे कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स और इसरो से जुड़े कुछ अहम लोगों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो चुकी है, जिन्हें आज तक सुलझाया नहीं जा सका। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों के साथ भी साजिश की बातें दबी जुबान में कही जाती रही हैं। तो क्या अब वही ताकतें फिर से एक्टिव हो गई हैं? क्या उन्होंने इसरो के अंदर अपने एजेंट फिट कर दिए हैं जो ऐन मौके पर हमारे मिशन को फेल कर देते हैं? ये जो US09 सैटेलाइट लॉन्च में फेल हुआ है, ये भारत की तकदीर बदलने वाला था। ये हमारी आर्मी के लिए, हमारी फौज के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला था। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी घुसपैठ को रोकना और सीमा पर दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत का रियल टाइम डेटा हमारी सेना को देना। सुबह 5:59 पर जब ये सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ तो उम्मीद जगी थी। इसे पहले से ही आसमान में हमारी निगरानी कर रहे US-04 सैटेलाइट के जुड़वा भाई की तरह काम करना था, लेकिन ये नाकाम रहा। इसरो प्रमुख V नारायणन साहब ने खुद कहा कि लॉन्च के दौरान कुछ ऐसी गतिविधियां देखी गईं जिनकी वजह से दिक्कतें आईं और मिशन क्यों पूरा नहीं हो पाया, इसकी डिटेल्स जल्द दी जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सैटेलाइट हाई क्वालिटी तस्वीरें लेने में माहिर था। इससे न सिर्फ हमारी सीमाओं की सुरक्षा पुख्ता होती, बल्कि खेती बाड़ी और बाढ़ या तूफान जैसी आपदाओं के वक्त भी ये बहुत मददगार साबित होता। 1696 किलो का ये सैटेलाइट PSLV-C61 रॉकेट के जरिए सिर्फ 17 मिनट में अपनी कक्षा में पहुंचने वाला था। इसे खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ और घने जंगलों जैसे मुश्किल इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। आपको याद होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर संभवतः एयर स्ट्राइक का काल्पनिक नाम हुआ था, तब भी इसरो के रिसैट और कार्टोसैट जैसे सैटेलाइट्स ने ही हमारी सेना को 24 घंटे रियल टाइम निगरानी का डेटा दिया था। रात के अंधेरे में भी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों से दुश्मन के ठिकानों को खोज निकाला गया था। इन सैटेलाइट्स ने पड़ोसी देशों के सामरिक ठिकानों, उनकी मिलिट्री गतिविधियों और उनके अड्डों की एकदम सटीक जानकारी देकर हमारी सेना का काम आसान कर दिया था। और आज जब हमें ऐसे ही और भी पैने आसमानी जासूसों की जरूरत है, तब ये घटनाएं हो रही हैं। अब सवाल उठता है कि जब कोई सैटेलाइट लॉन्च के दौरान फेल हो जाता है तो उसका मलबा कहाँ गिरता है? क्या इससे धरती पर कोई खतरा होता है? देखिए, 1696 किलो का EOS-09 सैटेलाइट अगर सीधा धरती पर कहीं गिरता तो बड़ी तबाही ला सकता था।
लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे सैटेलाइट जब धरती के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में दोबारा एंट्री करते हैं तो घर्षण यानी फ्रिक्शन की वजह से पैदा हुई जबरदस्त गर्मी से जलकर राख हो जाते हैं और अक्सर समंदर या गैर आबादी वाले इलाकों में गिरते हैं। रॉकेट लॉन्च कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें कई चरण होते हैं, कई स्टेज होते हैं। हर चरण में रॉकेट का एक हिस्सा जिसमें फ्यूल खत्म हो चुका होता है वो अलग हो जाता है और अगला हिस्सा एक्टिव हो जाता है। सैटेलाइट कितना भारी है और उसे कितनी ऊंचाई पर किस ऑर्बिट में पहुंचाना है, इसके हिसाब से ये चरण 3 से लेकर 5 तक भी हो सकते हैं। पहला चरण ये PSLV या GSLV रॉकेट का सबसे भारी और सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सबसे ज्यादा फ्यूल यानी ईंधन इसी में होता है। इसी की ताकत से रॉकेट धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटेशनल पुल को चीरता हुआ ऊपर उठता है। कुछ ऊंचाई पर जाकर यह हिस्सा अलग हो जाता है और समंदर या वीरान जगह पर गिरता है। इस चरण में रॉकेट करीब 2.5 मिनट तक 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ता है। दूसरा चरण इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है। इसमें इंजन और तेजी से रॉकेट को ऊपर ले जाता है। इसकी रफ्तार 3.80 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 5.10 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। ये भी करीब 2-2.5 मिनट तक चलता है। इसके बाद पेलोड यानी जो सैटेलाइट हमें अंतरिक्ष में भेजना है उसके अलग होने की प्रक्रिया शुरू होती है। तीसरा चरण और यहीं पर US-09 के साथ गड़बड़ हुई। तीसरे चरण में क्रायो अपर स्टेज को जलना था, इग्नाइट होना था। ये चरण करीब 14 मिनट तक 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की तूफानी रफ्तार से सैटेलाइट को उसकी तय कक्षा तक ले जाता है। लेकिन PSLV C61 के तीसरे चरण में आई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हमारा ये मिशन फेल हो गया। सवाल वही है, क्या ये वाकई सिर्फ तकनीकी खराबी थी या फिर नंबी नारायणन वाले केस की तरह हमारे क्रायोजेनिक प्रोग्राम को, हमारी स्पेस महत्वाकांक्षाओं को पटरी से उतारने की कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश फिर से सिर उठा रही है? क्या हमारे दुश्मन देश नहीं चाहते कि भारत रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब भारत सरकार को, हमारी खुफिया एजेंसियों को और खुद इसरो को ढूंढना होगा। इसरो पर, हमारे वैज्ञानिकों पर, हमारी टेक्नोलॉजी पर निगरानी और सुरक्षा का लेवल कई गुना बढ़ाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सैटेलाइट के फेल होने का मामला नहीं है। ये भारत की आन, बान और शान का सवाल है।